नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार ज़बरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग बीएनएस को समझने का प्रयास कर रहे हैं और बीएनएस के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं यानी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। आशा कर रहा हूं आपको बीएनएस को समझने में तनिक भी कठिनाई का अनुभव नहीं हो रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप सभी को मेरा अभिवादन, और आप भी अभिवादन कर रहे हैं अपना, अपनी तरफ से आप ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं। जी, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग गाइस। जी हाँ, धाराएं याद करने की टेंशन मत लो, समझने पे ध्यान दो, सब हो जाएगा। हाँ, वो तो मुझे पता है, मेरा इंतज़ार था। जैसे ही मैंने क्लास ऑन करी, टक से 1000 बच्चे क्लास में एंटर हुए। ऐसा होता नहीं है, बट मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने कल जो पढ़ा था वो एकांत परिरोध के बारे में बात करी थी, या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात करी थी, या तन्हाई के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि यदि कोर्ट चाहे तो कठोर कारावास के दौरान किसी व्यक्ति को क्या दे सकता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकता है। बट ये दिया तभी जाएगा जब किसी अपराधी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, चक्की पीसिंग वाला इम्प्रिजनमेंट दिया जाए। हालत खराब हो चुकी है। हाँ, BNSS भी पढ़ना है क्या? हाँ, डेफिनेटली पढ़ना है। आज जो मैं फाइनल क्लास वो करवाने वाला हूँ अब BNSS की, अब उसके बारे में थोड़ी शंका हो रही है, क्योंकि पूरा सप्ताह भर हो चुका है, सुबह से शाम तक पढ़ाते पढ़ाते। तो स्थिति डाउन है आज। आप देख रहे हो मेरा गला कैसा हो रहा है कि अगर अभी गाना गा दूं तो पता नहीं कैसी आवाज़ निकल आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और चीज़ों को जानना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने सेक्शन 11 तक देख लिया था। आज सेक्शन 12 को थोड़ा सा आप लोग देखें और थोड़ा समझने का प्रयास करें। मूलतः यहाँ पर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसको देने के तरीके की बात की जा रही है। जो सेक्शन 11 है वो ये बता रहा है कि व्हाट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, के एकांत परिरोध क्या होता है, तन्हाई क्या होती है। और वहां पर ये बात बताई गई है कि अगर कितने समय तक का कठोर कारावास है तो कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको दिया जा सकता है। पर देने के तरीके के बारे में कि एक बार में मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, और अगर उसको महीने के हिसाब से बांट लिया जाए तो एक महीने में मैक्सिमम कितना किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। दो पॉइंट है वहां पर आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं लाला लाली? BNS, BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, है ना। इसको संहिता बोल दो, संहिता बोल दो, संहिता बोल दो, बात एक ही है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो इसमें हम लोग कहाँ पर आ गए हैं? हम इसमें आ गए हैं सेक्शन 12 पर। आपको लग रहा होगा कि सर इतने दिन हो गए, आज 11वीं क्लास शुरू हो गई है, मतलब 11वां घंटा शुरू हो गया है और अभी तक हम सेक्शन 12 पर ही पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप अकॉर्डिंग टू आईपीसी देखें तो लगभग हम 100वीं धारा के आसपास चल रहे हैं, लगभग 90, 100 इत्यादि धारा। 73 तो वो चल रही थी, उससे पहले भी इधर उधर। आप 63 में 376 पढ़ के आए हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आगे चल करके। तो मतलब बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारी, मतलब अराउंड ज़्यादा ज़्यादा नहीं मानो, 73 तो कल हो ही गया था। तो इतनी सारी धाराएं आपकी चल रही हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिखिए सेक्शन 12 में कि एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध, एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध की अवधि, यानी अंग्रेजी भाषा में अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लिमिट ऑफ सॉलिटरी, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सब आपको एक पॉइंट तो पता ही है कि एकांत परिरोध मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है तो आपको पता ही है। मैक्सिमम ये 3 माह के लिए दिया जा सकता है।
ठीक है, मैक्सिमम ये 3 माह के लिए दिया जा सकता है। मतलब पूरी सजा में आप किसी को 3 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं रख सकते, पूरी सजा में, पूरी सजा में, पूरी सजा में, पूरी सजा में। तो एक 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 प्रश्न दिमाग में आना स्वाभाविक है, क्या 3 महीने के लिए बिल्कुल कभी भी अलग डाल दिया जाएगा? तो यहां पर एक बात समझ में आनी चाहिए कि क्या 3 माह एक साथ एकांत परिरोध में रखा जाएगा, एकांत परिरोध में रखा जाएगा, एकांत परिरोध में रखा जाएगा, एकांत परिरोध में रखा जाएगा क्या 3 महीने एक साथ? तो आपको बोलना है नो, है ना, एक साथ नहीं रखा जाएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार में, एक बार में, एक बार में अधिकतम, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स लिमिट, एक बार में अधिकतम, मैक्स टू मैक्स, एक बार में अधिकतम, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना? मैक्स टू मैक्स 14 दिन, है ना, एक बार में अधिकतम 14 दिन। 14 दिन से ज्यादा कभी भी किसी आदमी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हो सकता है घुमा फिरा करके इसको पूछ लेवे कि एकांत परिरोध एक बार में मैक्सिमम कितने से कितना रखा जा सकता है। ये है मैक्सिमम लिमिट, ये है मैक्सिमम लिमिट के इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना। यहां पर एक पॉइंट लिख लो कि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। पूरी सजा में 3 महीने से ज्यादा, मतलब 10 साल का कठोर कारावास है, तो उस 10 साल के कठोर कारावास में या 20 में या 5 में या 7 में या 15 में या 22 में या 25 में, कुछ भी आप कह सकते हो, जितना भी कारावास हो, उस पूरे के पूरे कारावास में 3 महीने से ज्यादा होगा नहीं, और 3 के 3 महीने एक साथ नहीं होंगे, तोड़ तोड़ के होंगे, है ना, तोड़ तोड़ करके होंगे, तोड़ तोड़ करके होंगे। और एक बार में मैक्सिमम 14 दिन हो सकता है, 14 दिन से ज्यादा किसी को नहीं रखा जा सकता है। अगर एक बात आप पूछने लगो कि सर अगर महीने के हिसाब से देखने लगे कि एक बार में तो 14 दिन मैक्सिमम रखा जा सकता है, अगर हर महीने रखा जाना हो तो ऐसा भी कोई प्रावधान है? तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर महीने के हिसाब से देखा जाए तो एक माह में, एक माह में अधिकतम 7 दिन, ठीक है, एक माह में अधिकतम मैक्स टू मैक्स 7 डेज, एक माह में अधिकतम 7 दिन, 7 दिन के लिए ही रखा जा सकता है। वो सीधे पूछेगा कि मैक्सिमम कितना, तो 3 महीने। एक बार में मैक्सिमम, ये यही 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 भाषा प्रयोग होगी, एक बार में मैक्सिमम कितने दिन, तो 14 दिन, और एक माह में मैक्सिमम कितना, तो 7 दिन, 7 डेज। आपको ये चीज याद रख लेनी है। ये धारा काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जहां पर टाइम लिमिट के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में बात होगी, वहां पर आपको इस तरह की चीजें याद रखनी है, इस तरह की चीजें आपको समझ लेनी है। हाँ, क्या सर अपराध की योजना बनाना अपराध है? हाँ देखो, वैसे अपराध की योजना बनाना उसकी तैयारी करने के अंतर्गत आता है, और षड्यंत्र में भी चीजें आ जाती हैं कई बार। षड्यंत्र है दुष्प्रेरण, तो दुष्प्रेरण करना, अबेटमेंट करना, उकसावा देना भी दंड के अधीन आ जाता है। पर मूलतः अगर आप करोगे, किसी को मारने की तैयारियां चल रही हैं बट अभी तक एक्ट नहीं हुआ है, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बट 2 अपराध ऐसे हैं, 2 अपराध ऐसे हैं जिसकी तैयारी भी अपराध है, मतलब कि आप योजना ही बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो वो अपराध के अंतर्गत माना जाएगा। सपोज करो 5 या 5 से ज्यादा आदमी डकैती डालने की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहां पर तैयारी भी अपराध है, ध्यान रखना इस बात को। और यदि कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की तैयारी में है ना, और तैयारी कर रहा है युद्ध की भारत सरकार के विरुद्ध, तो उसकी इन दोनों अपराधों की तैयारी भी अपराध है। बाकी किसी अपराध की तैयारी, प्लानिंग, योजना अपराध नहीं मानी जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, सेक्शन 12। अब अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं तो सेक्शन 13 की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। और सेक्शन 13 एक बात कहता है कि यदि दोबारा अपराध किया गया है, मतलब कि एक अपराध एक से ज्यादा बार किया गया, मतलब अभी किया गया और फिर जेल वेल काट करके व्यक्ति आ चुका है, उसके बाद फिर से वही अपराध करता है,
तो क्या होगा, सेम सजा मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि यदि पश्चातवर्ती, पश्चातवर्ती मतलब अगेन एंड अगेन, बार बार उसी अपराध को दोहराता है, तो पिछली वाली सजा के बाद, है ना, पिछली वाली सजा की अपेक्षा, पिछले वाले दंड की अपेक्षा इस बार जो दंड होगा वो कुछ बढ़ करके मिलेगा। और यदि आप में से बहुत सारे बच्चों ने विनायक 2.0 भी पढ़ा है, यूट्यूब पर भी मुझसे पढ़ लिया है, तो हम एक्ट्स में इस चीज को देखते चले आ रहे थे कि पश्चातवर्ती जो अपराध किए जाते हैं, बार बार जो अपराध किए जाते हैं, उनमें दंड बढ़ करके मिलता है। क्या होता है? दंड बढ़ करके मिलता है। तो यहां पर आप मेरे साथ में लिखें सेक्शन 13। कौन सा है? सेक्शन 13। सेक्शन 13 में क्या बात लिखी जा रही है कि दोबारा अपराध करने के लिए दंड, 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 दोबारा अपराध करने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान करे गए हैं, और यहां पर कुछ विशेष अपराधों के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी गई है। हाँ जी, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, सब सब धारा आ जाएंगी। हाँ, रेगुलर 14 डेज, रेगुलर 14 डेज। रेगुलर 14 डेज। तो यहां पर आपको लिखना है, यहां पर आपको एक बात लिखनी है, यदि यदि कोई आ, एक ही अपराध को, एक ही अपराध को दोबारा अथवा बार बार करता है, 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 तो अथवा बार बार करता है तो दंड बढ़कर मिलेगा ना, दंड बढ़कर मिलेगा। ये जनरल एक्सप्लेनेशन में बात लिख दी गई है। ये आपको बता दी गई है कि भाई अगर दोबारा कोई व्यक्ति अपराध करता है, सपोज करो कि कोई अपराध है ए, और उस अपराध को किसी व्यक्ति ने किया, और सपोज करो उसका दंड है 3 साल की जेल, तो 3 साल की जेल वो काट गया है, फिर भी उसको शांति नहीं है कि चोर चोरी से चला जाता है पर हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो चोरी करके वह व्यक्ति और घर आ गया, उसने सोचा यार 3 साल जेल में रहना पड़ा पर माल तो बड़ी हाथ लगा था, 1 करोड़ की चोरी करी, एक काम करते हैं, एक हाथ और मारते हैं इस बार बड़ा, जैसे कि ना एक आखिरी हाथ मारते हैं बड़ा, जेल हो जाएगी तो देखी जाएगी। अगेन इस बार पकड़ा जाएगा तो इस बार 3 साल की सजा नहीं होगी, कोर्ट उसको बढ़ा करके ही देगा, 3 ईयर प्लस ही उसको दिया जाएगा। और यहां पर एक जरूरी बात बताने का प्रयास किया गया है, सेक्शन 13 में ही एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहां पर बात बोली गई है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से देखें, यदि कोई व्यक्ति चैप्टर 10, अध्याय 10, अध्याय चैप्टर 10 किससे रिलेटेड है? चैप्टर 10 जो रिलेटेड है वो है फर्जी सिक्के, है ना, जाली, है ना, फर्जी सिक्के, फर्जी सिक्के, लोग फर्जी सिक्के भी चला देते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे वो 10 का एक सिक्का है ना, अगर उसमें बीच में 10 लिखा हुआ है तो कहते हैं फर्जी है, और नीचे एक बीच की लाइन पे है, दोनों सिल्वर और वो गोल्डन चमक वाली लाइन पर है, तो वहां पर उसको ठीक मानते हैं। हाँ, उसको ठीक मानते हैं। तो फर्जी सिक्के अगर चला रहा है कोई, अब पता नहीं है, इसको आरबीआई को कंफर्म करना पड़ेगा। तो फर्जी सिक्के और फर्जी सिक्के और फर्जी नोट, और फर्जी नोटों से रिलेटेड है, मतलब जाली करेंसी वगैरह से रिलेटेड ये आपका पूरा का पूरा अध्याय है, अध्याय 10। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा अध्याय 17, अध्याय यानी कि चैप्टर 17, चैप्टर 17। एक मिनट, सिर में पता नहीं कुछ आ गया है, जस्ट अ मिनट। उतना ऊपर लाइटिंग बहुत ज्यादा रहती है,
तो कुछ भी गिर जाता है, कुछ भी जीव जंतु वहां पर हो सकता है। हम्म। एक सेकेंड, हो गया। हाँ, ठीक है। तो चैप्टर 17 जो है वो है लोक 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 शांति के विरुद्ध अपराध। लोक शांति है ना, लोक शांति यानी कि पब्लिक पीस। पब्लिक पीस के विरुद्ध अपराध। विरुद्ध अपराध ये अध्याय का नाम है। इसमें बलवा है, मतलब कि आपके राइट्स हैं, आपका एफरे है ना, आपका एफरे है। एफरे क्या होता है? एफरे कहा जाता है दंगा, और राइट कहा जाता है बलवा। बलवा इत्यादि, बलवा और ये है दंगा। ठीक है। इन मामलों में अब ध्यान से सुनना है कि यदि कोई व्यक्ति अध्याय 10 जिसका नाम आप समझ सकते हैं फर्जी सिक्के फर्जी नोट, अध्याय 17 लोक शांति पब्लिक पीस के विरुद्ध अपराध, इन अध्यायों इन अध्यायों के अंतर्गत किसी अपराध के लिए किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुका है, यानी कि अपराधी सिद्ध किया जा चुका है, दोष सिद्ध हो 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 चुका है, और उस अपराध की सजा 3 साल, उस अपराध का दंड 3 साल या उससे ज्यादा है, और पुनः वही अपराध करता है, और दोबारा वही अपराध करता है, तो दोबारा वही अपराध करता है, 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 तो दंड अभी मैं आपको बताऊंगा। दंड तो दंड इस बार जो मिलेगा, पहले तो हो सकता था 3 साल या 3 साल से कुछ ज्यादा दंड मिला हो, बट दोबारा या पश्चातवर्ती अगर वही कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं तो 10 साल तक की सजा हो सकती है, 10 साल तक की जेल उस व्यक्ति को हो सकती है ना। और ये जेल कैसी हो सकती है? ये सादा कारावास हो सकता है या कठोर कारावास हो सकता है, और ज्यादा ही मामला अगर बिगड़ जाए तो आजीवन कारावास तक भी उस व्यक्ति को हो सकता है। क्या हो सकता है? आजीवन कारावास भी उस व्यक्ति को हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी उस व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है। बात समझ में आई आपको? किस किस को बात समझ में आ गई एक बार बताना मुझे। बहुत बढ़िया। आज तो बालकों की संख्या बहुत कम है, क्या बात? नहीं, बिच्छू थोड़ी होगा, बिच्छू थोड़ी ऊपर से गिरेगा भाई। क्या बिच्छू को पंख थोड़ी है कि तितली बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में? उसके पास थोड़ी होता है बिच्छू के पास। वो तो कोई छोटे, जैसे बरसात में कोई कीड़ा होता है, बहुत लाइटिंग होती है ना, तो आ जाता है। हमारे घर के आसपास थोड़ा जंगल है, हाँ, थोड़ा खुला इलाका है, वैसी बस्ती नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो एक बार मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाए धारा, और जरा से भी दिक्कत ना होए। तो इसमें मूल बात क्या कही जा रही है कि दोबारा अपराध करने के लिए दंड है। तो यदि कोई व्यक्ति एक अपराध को करने के बाद दोबारा या बार बार, अगेन एंड अगेन उन चीजों को करता है, तो जो पनिशमेंट मिलेगा वो पिछली बार से ज्यादा मिलेगा। जैसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 13 में ही बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति चैप्टर 10 जो फर्जी नोट और फर्जी सिक्कों से रिलेटेड है, या चैप्टर 17 जो पब्लिक पीस को खराब करने से रिलेटेड है, जैसे बलवा दंगा आदि, इन चैप्टर्स के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुका है, यानी अपराधी ठहराया जा चुका है, और ऐसे अपराध के लिए अपराधी वह ठहराया गया है जिसकी सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा है, और फिर अगेन एंड अगेन, दोबारा या अगेन एंड अगेन वही काम करता है, तो इस बार जो सजा मिलने वाली है वो 10 साल तक की जेल हो सकती है,
और वो सादा और कठोर दोनों में से कोई सा भी कारावास हो सकता है, और वर्स्ट कंडीशन में ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी चीजें जा सकती हैं। यहां पर ही सेक्शन 13 के अंतर्गत बात आपकी आ रही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखना शुरू करते हैं चैप्टर 3 को, और चैप्टर 3 अपना में बहुत जरूरी है। यह है बचाव, छूट या क्षमा योग्य अपराध, या आप इसको कह सकते हो साधारण अपवाद। तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अध्याय 3, इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे आएंगे, हमारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे आएंगे, तो आपका मन भी बहुत लगेगा। अध्याय 3 है, चैप्टर 3 है, और इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है साधारण अपवाद। क्या नाम है लाला? क्या नाम है लाली? साधारण अपवाद। साधारण अपवाद, यानी साधारण को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं जनरल, और अपवादों को कहते हैं एक्सेप्शंस ना, एक्सेप्शंस। ये इसका नाम है कैसा? इसका वास्तविक नाम है। परंतु इसको अगर आप साधारण अपवाद को अन्य नामों से जाने, अगर आप इसको अन्य नामों से जाने कि भाई इसके अदर नाम क्या है, अन्य नाम इसके क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा क्या कि इसको क्षम्य अपराध भी कहते हैं। कैसे? क्षम्य अपराध भी कहते हैं, यानी कि ऐसे अपराध जो क्षमा योग्य हो। क्षमा योग्य अपराध यानी कि गलती से हो गए, क्षमा योग्य अपराध, क्षमा योग्य अपराध कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को बचाव कह देते हैं कि भाई बचाव है ना, इसी को बचाव कह देते हैं, और इसी को छूट भी कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? इन्हीं को छूट भी कह दिया जाता है। मूल नाम क्या है चैप्टर का? मूल नाम है साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस, और अन्य नाम है क्षम्य अपराध, क्षमा योग्य अपराध, बचाव और छूट। यानी कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं वो जानबूझ के नहीं किए जाते, कोई इसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है, और कोई भी उसमें मेंस रिया इंक्लूडेड नहीं होता है, ना ही उन लोगों को जिनके द्वारा वह अपराध बन जाते हैं उस कार्य की प्रकृति और परिणाम का बोध होता है। ठीक है, प्रकृति और परिणाम का बोध होता है। तो अगर किसी आदमी की किसी काम को करते हुए कोई क्रिमिनल इंटेंशन है ही नहीं, या कोई काम किया जा रहा है उसकी नेचर और उसके रिजल्ट के बारे में उसको नहीं पता है, या गलती से हो गया है, या मिस हैपनिंग हो गई है, एक्सीडेंट की वजह से कुछ हो गया है, दुर्घटना हो गई है, तो जानबूझकर तो नहीं किया ना। मान लिया अगर बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसको अंजाम दिया जाता है, देन कोई अपराध घटित होता है, तो फिर तो वह अपराधी सिद्ध होगा। परंतु गलती से भी तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मान लिया नहीं मारना चाहता था कोई, जैसे वो कुल्हाड़ी वाला एग्जाम्पल मैं देता हूं, या भ्रम में पढ़ करके कि सपोज करो है तो कुछ और समझ लिया कुछ और कर दिया काम, तो उस व्यक्ति की तो कोई गलती नहीं है ना, वो समझ रहा था कुछ। तो यहां पर इसको हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। ये है आपका साधारण अपवाद। ठीक है, अब यहां पर धाराओं को देखना शुरू करते हैं और धाराओं को समझना शुरू करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले जो धारा हमको देखनी है वो देखनी है सेक्शन 14। कौन सी देखनी है? सेक्शन 14। और बहुत ध्यान से आप इसको समझें, क्योंकि कानून की परिभाषा है, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, परंतु जब आपके मास्टर जी यहां पर खड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम्म, हाँ, काफी सारे बच्चे ये बात मुझसे पूछते हैं। हाँ, काफी सारे बच्चे ये बात पूछते हैं, सर आप आरडब्ल्यू की टी शर्ट, अरे मैं मोटा ही इतना हो रहा हूँ, मेरे साइज की टी शर्ट नहीं है हमारे संस्थान में। अब उन्होंने कहा भाई हम टी शर्ट तुम्हारे साइज की नहीं बनवाएंगे, तुम वजन कम कर लो, तुम्हारी हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा इस चीज से। तो न वो मेरे लिए टी शर्ट बनवा रहे हैं न मैं अपना वजन कम कर रहा हूँ। 100 किलो मेरा वजन है, और लगभग लगभग 6 फीट ही मेरी हाइट है ना। बहुत सारों को लगता होगा कि मास्टर इधर ठिकने से होंगे, ऐसे गांठ से होंगे, नहीं, जब तुम्हारे सामने जाएंगे तो तुम्हारी बराबर दिखाई देंगे। 6 फीट अपनी हाइट है। तो स्थितियां बहुत अलग हो जाती हैं। तो यहां पर क्या लिखा जा रहा है? विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध, हाँ, विधि द्वारा आबद्ध। आबद्ध मतलब होता है बाउंड, विधि द्वारा आबद्ध, आबद्ध बाउंड। विधि, विधि का मतलब क्या होता है? लॉ, है ना, मतलब बाउंड बाय लॉ। कोई आदमी ऐसा है जो कानून में बंधा हुआ है, जो विधि द्वारा आबद्ध है,
बंधा हुआ है ना, विधि द्वारा आबद्ध, या आप कह सकते हो यहां पर तथ्यों की भूल के लिए, या आप विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा तथ्य की भूल, तथ्य की भूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तथ्य की भूल। तथ्य मतलब फैक्ट्स, फैक्ट्स को समझ पाने में अब वो क्या हो रहा है, फैक्ट्स को समझ पाने में वो थोड़ा सा जैसे बोलते कंफ्यूज हो गया है, और उसकी वजह से उसने कुछ अपराध डाल दिया है, हाँ, है ना, अपराध कर दिया है, तो स्थिति वहां पर आपकी बहुत ज्यादा अलग हो जाएगी, वहां पर स्थिति आपकी बहुत ज्यादा अलग हो जाएगी। तो यहां पर आप कहो विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा, है ना, और या लिखें इसमें, या तथ्य की भूल, या लिखते हैं इसमें, ये विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, इसको बहुत अच्छे से लिखते हैं, किया गया कार्य, पहला पॉइंट तो ये रहा, और दूसरा पॉइंट तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, दोनों ही अपराध नहीं होंगे, 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 दोनों ही कंडीशन अपराध नहीं होंगी। पहली पॉइंट यह है कि विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, और दूसरी बात है तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। एक काम करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण ध्यान से देखना, उदाहरण आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देंगे। अगर भाषा की भी थोड़ी समस्या बन रही है तो भाषा की भी समस्या आपको बनती हुई नजर नहीं आएगी। विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध मतलब बाउंड, कानून के द्वारा बंधे हुए आबद्ध व्यक्ति का कार्य का कार्य अपराध नहीं है, का कार्य अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। जैसे सपोज करो कि यहां पर ए जो है वह एक मजिस्ट्रेट है, क्या है, वह एक यहां पर मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट कोई सा भी हो सकता है आपका, और यहां पर बी क्या है, बी एक इंस्पेक्टर है, समझ लिया कि बी यहां पर इंस्पेक्टर है, ठीक है, बी यहां पर इंस्पेक्टर है, और सी यहां पर क्या है, सी यहां पर सिपाही है, मान लिया, ठीक है, सी यहां पर सिपाही है। एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल समझना। और ये लोग क्या काम कर रहे हैं, यहां पर ये कुछ भीड़ है, ठीक है, यहां पर ये कुछ लोग हैं, यहां पर खड़े हुए हैं ये लोग, ठीक है, यहां पर ये कुछ लोग हैं जो खड़े हुए हैं, और अनियंत्रित भीड़ है, ये जो डॉट्स हैं ये डॉट्स आदमी हैं, ये सब क्या है, ये अनियंत्रित भीड़ है, अनियंत्रित भीड़ है, अनियंत्रित, ये अनियंत्रित भीड़ है ना, अनियंत्रित भीड़ है, जहां हर डॉट, जहां हर बिंदु एक व्यक्ति है, जहां हर बिंदु एक पर्सन है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, पर्सन है, और ये पूरी की पूरी भीड़ कैसी है, अनियंत्रित है। सपोज करो कि इस पुलिस वाले के पास क्या है, इस पुलिस वाले के पास, इस सिपाही के पास एक गन है, और ये गन लेकर के तैयार खड़ा है, ये मजिस्ट्रेट ऐलान करता है, ये मजिस्ट्रेट ऐलान करता है, ये मजिस्ट्रेट ऐलान करता है कि आप लोग रुक जाइए, अपने हाथ में कानून को न लीजिए, ये शांति व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास कर रहा है। ध्यान से समझिए, ए एक मजिस्ट्रेट है, बी एक इंस्पेक्टर है, और सी एक सिपाही, ये सामने अनियंत्रित भीड़ है, और स्थिति क्या बनी हुई है कि मजिस्ट्रेट साहब मौके पर उपस्थित हैं, डीएम साहब मौके पर उपस्थित हैं, और कह रहे हैं कि प्लीज आप रुक जाइए, है ना, जो कानून व्यवस्था है स्टॉप हो जाइए, शांति बनाए रखिए, लोक प्रशांति को भंग मत करिए, शांति को बनाएं। पर यह भीड़ अनियंत्रित है, इस ऐलान को नहीं सुनती, बैरिकेड को तोड़ करके आगे बढ़ना चाह रही है, लगातार जो रोकने का प्रयास है वो विफल होता जा रहा है।
तो तुरंत क्या किया जाएगा, तुरंत मजिस्ट्रेट साहब द्वारा कहा जाएगा, देखिए अगर आप लोग और नहीं रुकते हैं तो मजबूरन मुझे गोली चलाने के आदेश देने पड़ेंगे। ठीक है, लाठी वाठी से भी काम नहीं चल रहा है, गोली चलाने के आदेश देने पड़ेंगे। तो फिर भी ये नहीं रुकते हैं। तो अब आप देखो यहां पर कि आप जो उच्च अधिकारी हैं उनके आदेशों को मानना अधीनस्थ अधिकारियों का काम है। जो उच्च कर्मचारी हैं, निम्न स्तर के कर्मचारियों को या अधीनस्थ कर्मचारियों को या जूनियर ऑफिसर्स को या कर्मचारियों को उनकी बात माननी जरूरी है। तो यहां पर मजिस्ट्रेट साहब जो इंस्पेक्टर को आदेश देंगे उसको मानने के लिए इंस्पेक्टर साहब विधि द्वारा आबद्ध हैं, बाउंड बाई लॉ हैं। ठीक है, और तुरंत मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि एक काम करो, हवाई फायर करो। तो तुरंत हवाई फायर के जैसे ही आदेश दिए जाएंगे तो इंस्पेक्टर महोदय तुरंत सिपाही को आदेश देंगे कि भाई तुम क्या करो, जितने भी सिपाही हैं, मान लीजिए 1 हैं 2 हैं 3 5 10 20 जितने भी हैं, तुरंत कहेंगे हवाई फायर करो। तो तड़ाक से ये थर 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 हवाई फायर करने लगेंगे। तो मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि भाई रुक जाएंगे, बट नहीं रुक रहे हैं और भीड़ अनियंत्रित हो चुकी है। तो मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिया गोली चलाओ। तो मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिया गोली चलाओ इंस्पेक्टर को, और इंस्पेक्टर ने तुरंत आदेश दिया सिपाहियों को, और सिपाहियों ने गोली चलाई और यहां पर कई सारे आदमी ढेर हो गए। क्या हो गए, यहां पर कई सारे आदमी ढेर हो गए, मारे गए। यहां पर कई सारे आदमी डेड हो गए, खत्म हो गए। तो अब एक बात मुझे समझाओ कि यहां पर इतनी सारी जो हत्याएं हुई, इतने सारे जो लोग यहां पर मारे गए, उनमें से कौन, उनकी हत्या का कौन दोषी है? ये मजिस्ट्रेट साहब या ये इंस्पेक्टर साहब या ये सिपाही, इनमें से कौन अपराधी माना जाएगा? तो तुरंत अगर किसी ने धारा 14 को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा कि विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो क्योंकि सिपाही विधि द्वारा आबद्ध हैं, कानून द्वारा बंधे हुए हैं इंस्पेक्टर साहब की आज्ञा मानने के लिए, या डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब भी कह सकते हैं, या इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर भी नहीं होगा और मजिस्ट्रेट भी नहीं होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास भी अनलिमिटेड पावर्स हैं। यदि उसके क्षेत्र की, उसके जिले की कानून व्यवस्था बहाल नहीं हो रही है तो वो कर्फ्यू तक के आदेश दे सकता है और गोली मारने तक के आदेश दे सकता है। इन पर जो भी कार्रवाई होगी वो फिर कार्रवाई हो सकती है, उसको राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार झेलेगी। परंतु मूल बात यहां पर है कि कानून द्वारा बंधे हुए व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं होगा। तो चाहे तो मजिस्ट्रेट साहब, चाहे इंस्पेक्टर साहब, चाहे आपके सिपाही अपराधी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अपराधी नहीं माने जाएंगे, अपराधी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब लोग कानून द्वारा बंधे हुए हैं, ये सब के सब लोग विधि द्वारा आबद्ध हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, बात समझ में आ गई। हाँ अजय, गुरुजी मैंने आपकी पुरानी सारी क्लास कर ली है और अब तक 85 से 90% तक प्रश्न सही हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी मैं विविध चीजें भी करवाऊंगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भी एक कक्षा लेकर के आऊंगा। हाँ ठीक है, और तमाम चीजें मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम तक। जब एग्जाम में भेजूंगा तो आप इस स्थिति में होंगे कि 100% प्रश्न सही करेंगे। तो बात समझ में आई आपको कि विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? नहीं, मजिस्ट्रेट भी क्यों होंगे? मजिस्ट्रेट भी क्यों होंगे? मजिस्ट्रेट भी तो, मजिस्ट्रेट के ऊपर भी तो कोई होगा, मजिस्ट्रेट को भी तो राज्य सरकार ही कह रही होगी। नहीं, कोई भी इसमें दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबके सब विधि द्वारा आबद्ध हैं। मजिस्ट्रेट साहब भी तो कानून से बंधे हुए हैं। जी मैंने अजय आपका कमेंट देख लिया, बात समझ में आई? थम्स अप करो। एक बच्चे बोल रहा है सर आप गजब की मूल विधि पढ़ाते हो बट आप डिटेल में चले जाते हो। देखो बेटे, अगर डिटेल में नहीं जाएंगे तो फिर गजब की कैसे पढ़ाएंगे? ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे का खंडन कर रही हैं बातें। हाँ यही तो चीज है। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इतना ही लिखे छोड़ दूं कि विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा और तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक कैसे चीजें समझ में आएंगी आपको कि भाई ऐसा, अच्छा इसको कहते हैं विधि द्वारा आबद्ध होना। अब मैं आपको दूसरी बात समझाने जा रहा हूं, अब मैं आपको दूसरी बात समझाने जा रहा हूं। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, है ना, उदाहरण देखो। किसका उदाहरण है
कि तथ्य की भूल, तथ्य मतलब फैक्ट्स, तथ्य की भूल, तथ्य की भूल के द्वारा किया गया कार्य, हाँ, तथ्य की भूल के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं होगा। तथ्य की भूल के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यानी कि अगर आप फैक्ट्स को मिस कर जाते हैं, मानो उदाहरण देखो, सपोज करो ए कौन है, ए कोई सब इंस्पेक्टर है ना, ए कौन है, ए दरोगा जी है। हालांकि मूल शब्द दारोगा होता है, पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी आपने दरोगा लिख दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा, वो दारोगा होता है। भाई मुझे भी पता है, हाँ मुझे भी पता है कि वो दारोगा होता है, पर सामान्य भाषा में तो दरोगा कह दिया जाता है। तो दरोगा जी हैं, और दरोगा जी को कोर्ट ने आदेश दिया है, ये है यहां पर कोर्ट, और कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट ने आदेश दिया है, और आदेश में क्या निकाला है, एक वारंट निकाला है। वारंट निकाला है किसके नाम, बी, है ना, बी के नाम वारंट निकाला है। बी यहां पर अपराधी है या कुछ भी है, वांछित है, तो इसके नाम वारंट निकाला कि भाई इसको पकड़ के लाना है। कोर्ट ने आदेश दिया है किनको, दरोगा जी को, कि जाओ और इस अपराधी को गिरफ्तार करके लाओ। क्या करके लाओ, गिरफ्तार करके लाओ, गिरफ्तार करके लाओ, गिरफ्तार करो, है ना, इसको गिरफ्तार करो, ये आदेश दिया गया। तो ए ने ये बात पूछी, है ना, ए ने इंस्ट्रक्शन मांगी। अब अगर गिरफ्तार करके लाना है किसी को तो उसकी डिटेल्स भी तो चाहिएंगी, रहता कहाँ है, कहाँ मिल सकता है, किस तरह का है, दिखता कैसा है, फोटोज क्या है, इस तरह से। तो सपोज करो ये सारी जानकारियां लेने के बाद कोर्ट के आदेश है और वारंट का आदेश है कि इसको उठा करके लाना है। सीधे जो दरोगा जी हैं वो पहुंचे बी को गिरफ्तार करने, बट उन्होंने क्या देखा कि जो जो उनको डिटेल्स मिली थी उनके आधार पर गिरफ्तार करना था, है ना, गिरफ्तार करना था बी को, गिरफ्तार करना था, हाँ, गिरफ्तार करना था बी को, है ना। बट क्या हुआ, यहां पर तथ्य की भूल हो गई, तथ्य की भूल हो गई, फैक्ट्स मिस हो गए, सीधे सीधी बात है, फैक्ट्स मिस हो गए, फैक्ट्स मिस हो गए, फैक्ट्स मिस हो गए, फैक्ट्स मिस हो गए। कैसे फैक्ट्स, कि भाई ये लेके जाना था बी को और किन्हीं कारण से सी को उठाकर लेके चले गए, सी को गिरफ्तार कर लिया, सी को गिरफ्तार कर लिया, सी को गिरफ्तार कर लिया, सी को गिरफ्तार कर लिया। क्यों, क्योंकि उसको लगा कि बी ही सी है, यानी कि उसने सोचा होगा, हो सकता है जुड़वा भी तो हो सकते हैं कि बी और सी जुड़वा हो सकते हैं, और बी फरार हो गया और पुलिस वाले किसी की सुनते नहीं जाते, तो जुड़वा भी हो सकते हैं, या पते के कारण कोई दिक्कत हो सकती है, फैक्ट मिस हो जाए, पता गड़बड़ हो जाए, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, या उसके जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति पकड़ाई में आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो फैक्ट्स मिस होने के कारण कि गिरफ्तार तो करना था बी को, बट सी को गिरफ्तार करके ले गए और सीधे पहुंच गए कोर्ट में। कोर्ट में जाकर के सी कहता है कि मैं तो बी हूं ही नहीं, आप मेरे को क्यों उठा लाए हो। तो तुरंत कोर्ट कहेगा भाई तुम क्या करके लाए हो, हजूर आपने जो कहा था वही करके लाया हूं। तो मैंने तो भाई बी को गिरफ्तार करने के लिए कहा था, तुम सी को। तो सरकार मुझसे कुछ फैक्ट्स मिस हो गए हैं, ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है। तो क्या कोर्ट या कानून ए को सजा देगा, तो यहां पर स्पष्ट रूप से बात लिख दी गई है कि अगर फैक्ट्स मिस हो जाते हैं और उस फैक्ट मिसिंग के कारण कोई कार्य हो जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहां पर अपराधी नहीं होंगे दारोगा जी, ठीक है, यहां पर अपराधी नहीं होंगे, है ना, दरोगा जी यहां पर अपराधी नहीं माने जाएंगे। अब आप बोलोगे सर अपराधी क्यों, क्योंकि सी कहने लगा कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो इनोसेंट व्यक्ति हूं, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, आप मेरे को उठा के ले आए हो और मुझे तो समाज में मेरी थू हो गई है, मेरी तो एक तरह से डिफेमेशन हो गया है, मानहानि हो गई है मेरी, और साथ में इन्होंने मुझे 24 घंटे जेल में बंद रखा। तो अब मुझे बात बताओ, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, मेरी ख्याति का नुकसान हो गया, तो इसके अपराधी तो ए जो हैं दरोगा जी वो होने चाहिए। तो कोर्ट इस बात को वहां पर बोल सकता है या बोलेगा
कि भाई देखो इन्होंने जानबूझकर यह कार्य नहीं किया है, इनसे तथ्य की भूल हो गई है। और भारतीय जो कानून है, बीएनएस है, उसकी धारा 14 इस बात को बोलती है कि अगर फैक्ट मिस हो जाने के कारण या तथ्य की भूल हो जाने के कारण कोई कार्य हो जाता है तो वह अपराधी नहीं माना जाता। तो यहां पर दरोगा जी भी अपराधी नहीं माने जाएंगे। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ, सब चीज हो जाएगी, धैर्य रखिए। बताओ, थम्स अप करके बताओ, इज दैट क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं चीजों को। हाँ हाँ, ग्रेजुएशन के साथ कैसे तैयारी कर रहे हो बेटे? क्योंकि जो ग्रेजुएशन अभी कर ही रहे हैं। हाँ, जो ग्रेजुएशन अभी कर ही रहे हैं वो तो एलिजिबल ही नहीं है। और पीट दिया तो फिर तो इलाज होएगा, पर पुलिस वाले पीटते तो ही है भाई, तुम मत पीटना किसी को। हाँ 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 हाँ, ठीक है, डन है, डन है, डन है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो बहुत अच्छे से, अब देखो ये दोनों पॉइंट मैं अगर यहीं पर लिखकर छोड़ देता तो आपको जैसी अंडरस्टैंडिंग इन दो एग्जाम्पल्स के बाद आई है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग ना आ पाती। ठीक है, अब लिखते हैं हम सेक्शन 15। अब हम लिखते हैं सेक्शन 15। आराम से पढ़ते रहो, खूब आनंद से पढ़ते रहो, हमारे पास सब इंतजाम है। ठीक है, सेक्शन 15। सेक्शन 15 हमें क्या बात बोली जा रही है कि न्यायिक कार्य करते हुए, न्यायिक कार्य करते हुए, न्यायिक कार्य करते हुए, न्यायिक कार्य करते हुए, न्यायिक मतलब कि जुडिशियरी से रिलेटेड कार्य करते हुए न्यायाधीश को क्या है, संरक्षण प्राप्त है। न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, न्यायाधीश का यानी कि जो जज साहब हैं, जज का कार्य, जज का कार्य, जज का कार्य अपराध नहीं है, जज का कार्य अपराध नहीं है ना। न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश यानी जज का कार्य अपराध नहीं होगा। अब सपोज करो क्या है कि जज साहब हैं, ठीक है, ये तो बहुत साधारण सी बात है। सपोज करो, बात क्या है, हाँ, सपोज करो क्या चीज है, जज साहब हैं और जज साहब मामले की सुनवाई कर रहे हैं और किसी मामले का विचारण चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, गवाह आ रहे हैं, सबूत आ रहे हैं, सब चीज हो रही है। तो उन्होंने पूरा मामला सुना और सुन करके किसी व्यक्ति को जो मुलजिम है उसको मुजरिम सिद्ध कर दिया, यानी दोष सिद्ध कर दिया, फाउंड गिल्टी, वह अपराधी सिद्ध हुआ। तो अपराधी सिद्ध हुआ तो उसको कुछ ना कुछ दंड दिया जाएगा। सपोज करो जघन्य अपराधी है तो उसको मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया, जा भाई है ना, तुझे क्या होना है, जा तुझे हम फांसी पे टांगते हैं। अब उसको फांसी पे टांग दिया गया। अब एक मामला दर्ज हुआ, अब एक मामला दर्ज हुआ दो व्यक्तियों के खिलाफ। किसके खिलाफ? जज के खिलाफ मामला दर्ज हुआ जिसने मृत्युदंड लिखा है, और उस जल्लाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसने फांसी पर टांगा है ले जाकर के। क्या लिखा कि जो वह व्यक्ति अपराधी मारा गया है, जिसको फांसी पर टांग करके मार दिया गया है, उसके घर वालों ने जज के खिलाफ और उस जल्लाद के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया कि इनके कहने पर इस व्यक्ति ने मेरे आदमी को या हमारे घर वाले को, मेरे भाई बेटे वगैरह को क्या है, मेरे घर वाले भाई बेटे वगैरह को मार दिया है, ये उनके हत्यारे हैं, इन्होंने आदेश दिया, इनके कहने पर उसने मारा। तो भाई साहब कोर्ट सिर पकड़ के बैठ जाएगा, यार बात क्या, कैसी बात कर रहे हो। तो यहां पर फिर ये धारा बचाने का काम करेगी कि न्यायिक कार्य करते हुए यानी जुडिशियल वर्क जो भी हो रहा है और न्यायाधीश बहुत तरीके से, बहुत जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो न्यायाधीश का कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। यानी कि सेक्शन 15 क्या बात बोल रही है यहां पर, न्यायाधीश को बचाव है। किसको है? न्यायाधीश को बचाव है। क्या है? न्यायाधीश को बचाव है। ऐसे तो वो पता नहीं कितनी, ऐसे तो वो पता नहीं कितनी सजाएं सुनाते हैं, तो भाई कोई न्यायाधीश बनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो न्यायाधीश को यहां पर बचाव दिया गया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, न्यायाधीश को यहां पर बचाव दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे जल्लाद के संदर्भ में है या न्यायालय के आदेश, हाँ, विधि की भूल,
हाँ बिल्कुल, जज और जल्लाद वगैरह अपना कार्य निभाते हैं। उसके बाद अगली धारा हम यहीं पर देखने का प्रयास करें। अगली धारा हमारी है सेक्शन 16। कौन सी है? सेक्शन 16। सेक्शन 16 किस बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 16 बात कर रहा है कि न्यायालय के आदेश, न्यायालय यानी कोर्ट, कोर्ट के आदेश, कोर्ट ने कोई आदेश दिया है ना, या निर्णय, कोर्ट के आदेश या निर्णय, कोर्ट के आदेश या निर्णय के अनुसरण में, है ना। अनुसरण क्या होता है? फॉलो करना। फॉलो, अनुसरण मतलब एक तरह से फॉलो करना, ठीक है। न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में, अनुसरण में किया गया कार्य, किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। किया गया कार्य अपराध नहीं है, अपराध नहीं है या अपराध नहीं होगा। अब सपोज करो न्यायालय ने क्या किया है? न्यायालय ने आपका कोई आदेश जारी किया या उसने अपना कोई वर्डिक्ट दिया, फैसला सुनाया अपना कोई, और फैसले में क्या होता है? कोई सजा ही सुनाई जाती है। तो उस सजा का अनुसरण, उसको फॉलो करने का कोई काम करेगा जिसको कहा जाएगा। तो जैसे इसी में होता है उदाहरण, जैसे उदाहरण इसमें कि कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दी, कोर्ट ने फांसी की सजा दी, कोर्ट ने फांसी की सजा दी, कोर्ट ने क्या किया? फांसी की सजा दी। और उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जल्लाद ने वह कार्य किया। उसको पूरा करने के लिए अनुसरण में, उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जल्लाद ने अपराधी को टांग दिया। अपराधी को क्या कर दिया? टांग दिया, टांग दिया, टांग दिया। तो क्या जल्लाद अपराधी होगा? तो यहां पर एक बात कही जाएगी कि यहां पर जल्लाद जो होगा वह अपराधी नहीं है ना। जल्लाद अपराधी नहीं होगा क्योंकि जल्लाद ने क्या किया है? कोर्ट के फैसले का अनुसरण किया है, उसको फॉलो किया है। तो यहां पर आप इसको एक चीज लिख भी सकते हो कि सेक्शन 16 जो है वो जल्लाद को बचाव है। क्या है? जल्लाद को बचाव है। जल्लाद कौन होता है? जो फांसी देने का काम करता है, जो फांसी का फंदा, तख्ता वगैरह सब तैयार करता है, उसके बाद लीवर खींच देता है। तो वो, अब मान लिया कोई कहने लगे भाई इसने तो भाई मेरा ये भाई मार दिया, भाई इसको भी टांगो भाई फांसी पे, तो ऐसे तो क्रम से सब चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ सर, पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर गलत न्याय हो जाता है तो उसके संदर्भ में भी है। जो फंसाता है गलत न्याय, हाँ गलत न्याय हो जाता है। देखो कोर्ट जो है तो वो तो सबूतों और गवाहों के आधार पर ही फैसला करता है। गलत न्याय होगा तो किस आधार पर होगा? झूठे साक्ष्यों के आधार पर होगा। तो आगे चल करके आप इस चीज को पढ़ोगे कि अगर कोई किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे साक्ष्यों के आधार पर क्या करता है? कोई सजा दिला देता है, और बाद में पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति ने झूठे सबूत पेश किए, फॉल्स एविडेंस पेश किए, और उसके आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को, इनोसेंट व्यक्ति को सजा हो गई, तो वही सजा उस झूठे साक्ष्य देने वाले को मिलती है। सपोज करो कि किसी ने झूठे साक्ष्यों के आधार पर किसी को फांसी की सजा दिलवा दी, गलत फैसला हो गया और वो फांसी पर टंग गया, तो यहां पर जज साहब की गलती नहीं मानी जाएगी या जल्लाद की गलती नहीं मानी जाएगी। उनको तो 15 और 16 में संरक्षण दे दिया है बीएनएस ने। यहां पर अपराधी माना जाएगा उस व्यक्ति को जिसने झूठे साक्ष्य दिए हैं, और उसको भी फिर फांसी पर टांगा जाएगा। ये स्पष्ट उल्लेख किया जा रहा है कहां पर? बीएनएस में, जब हम आगे जाएंगे और पढ़ेंगे। पेपर की डेट आ गई 2 नवंबर। वो आपकी परीक्षा की डेट नहीं है बेटे। हाँ, वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेखा और लिपिक और कॉन्फिडेंशियल वाली जो भर्ती 2023 में आई थी उसकी डेट है बेटा। आपकी डेट अगर जा जाएगी दिसंबर में जा सकती है, उसके आगे भी जा सकती है। हाँ ठीक है, तो चीजों को समझने का आपको ध्यान देना है। सेक्शन 16 जल्लाद को बचाव की बात कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चीजों को सीखने का प्रयास करो और चीजों को जानने का प्रयास करो। अब हमारा आ गया, देखो सेक्शन 15 जो था वो कानूनी, जो मतलब एक तरह से कानून के दायरे में बंधा हुआ व्यक्ति है, उसके द्वारा विधि की भूल
है ना, मतलब तथ्य की भूल या विधि द्वारा वो आबद्ध है, उससे गलती हो जाए तो उसकी माफी है। परंतु 17 जो है ये एक जनसामान्य के लिए है, ये एक सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में यहां पर बात की जा रही है कि अगर जनसामान्य व्यक्ति कोई अपराध कर दे भूलवश, तो क्या उसको भी टांग दिया जाएगा? तो नहीं, उसको भी टांगा नहीं जाएगा। यहां पर आप लिखिए और यहां पर आप समझने का प्रयास करिए। आम नागरिक द्वारा, क्या है आम नागरिक? आम नागरिक मतलब सामान्य आदमी, मैं और आप जैसे। आप तो दरोगा बन जाओगे, पर हम तो आम हैं, आम ही रहेंगे। जैसे मेरे चाचा का लड़का आया हुआ था, आपको बताया मैं वो पीले वाली टी शर्ट पहनता हूँ, देखा है आपने? वो पीले वाली टी शर्ट पहनता हूँ मैं कभी कभी। अभी दो तीन चार टी शर्ट है अपने पास। अब तो बहुत सामान्य व्यक्ति है, आपसे भी सामान्य व्यक्ति है। हम्म। तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ, वो शामली रहते हैं, तो वो आया हुआ था, तो मैं तिलक भी लगाता हूँ, आपको पता है। आज तो थोड़ा सा आपको सफेद मालूम दे रहा होगा, वैसे थोड़ा पीले रंग का रहता है। तो भाई हुआ क्या, वो आया, उसने देखा मुझे कि मैंने पीली टी शर्ट पहन रखी है और पीला ही तिलक लगा रखा है। वो बोलता है मेरे को, भाई यार तू तो बिल्कुल लड्डू गोपाल लग रहा है। भाई तू तो बिल्कुल लड्डू गोपाल लग रहा है। तो क्योंकि वजन भी बढ़ा हुआ है और पीली टी शर्ट थी बिल्कुल चटक पीली, और चटक पीला तिलक लगा हुआ, तो लड्डू गोपाल लग रहा है। तो बड़ी हंसी उसमें छुट्टी, और सब पागल हो गए हंसते हंसते। तो ऐसी स्थितियां बन जाती है। तो आम नागरिक, आम नागरिक मतलब सामान्य व्यक्ति। हाँ, सामान्य व्यक्ति, आम नागरिक यानी सामान्य व्यक्ति, आम नागरिक या सामान्य व्यक्ति द्वारा, हाँ, सामान्य व्यक्ति द्वारा, द्वारा तथ्य की भूल हो जाए, है ना। सामान्य व्यक्ति द्वारा क्या हो जाए? तथ्य की भूल हो जाए, मतलब कि उससे फैक्ट मिस हो जाए, गलती से कोई काम हो जाए उससे, या तथ्य की भूल हो जाए, या विधि के, है ना, या विधि द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि द्वारा, कानून द्वारा, कानून द्वारा दी गई, कानून द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, है ना। किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यहां पर भी दो ही कंडीशन है हमारी, जिनको हमको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। क्या? कि आम नागरिक द्वारा तथ्य की भूल हो जाए। पहले तो इस पॉइंट को पकड़ते हैं कि तथ्य की भूल क्या हो जाए। तथ्य की भूल, आम नागरिक से तथ्य की भूल क्या हो सकती है? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज तथ्य की भूल, फैक्ट्स का मिस हो जाना। तो एक केस है यहां पर, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत शानदार केस है। ये केस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और इस केस को आपको जानना चाहिए। ये एक केस है, ये है बोंदाकुई, बोंदाकुई, ये नाम है भारत में अलग अलग जगह। बनाम सम्राट, सम्राट मतलब कि ये आजादी से पहले का आपका केस है। बोंदाकुई वर्सेस सम्राट का मामला था। इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, उसने क्या उनके गांव में शोर मचा हुआ था कि शैतान घूम रहा है, शैतान घूम रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि चोरों का बड़ा उपद्रव मचा हुआ है कि भाई चोर आ गए, यहाँ आ गए, वहां आ गए। जब हम छोटे थे बचपन में, कक्षा पता नहीं कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, पर छोटी ही कक्षा थी, ज्यादा बड़ी तो नहीं थी। हाँ, ठीक है, तो छोटी ही कक्षा थी। तो गाजियाबाद वगैरह के क्षेत्र में एक ये हुआ था कि कोई मंकी मैन आया है, बस एकदम कूदता है, पंजे मारता है, घायल करता है किसी व्यक्ति को और एकदम से गायब हो जाता है। ऐसे ही ब्लेड मैन की घटना, ऐसे ऐसे लोगों की, जैसे एक अभी थोड़े दिन पहले चला था कि चोटी काटने वाला, कि औरतों की चुटियां कट जाती हैं और उनको पता नहीं लगता। ऐसी स्थितियां पूरी बन जाती है। तो ऐसे ही इनके गांव में क्या हुआ, ऐसे ही इनके गांव में क्या हुआ कि भाई शैतान का डर पड़ा हुआ था। वीराना फिल्म आई होगी उस समय। तो शैतान का डर पड़ा हुआ था। ये रात में जंगल में कोई व्यक्ति था, वो गया हुआ था। तो जंगल में वह व्यक्ति गया,
सुबह का अंधेरा हुआ, 3-4 3:30-4 बजे होंगे। अब आज़ादी से पहले की बात है तो सार्वजनिक शौचालय या घर में शौचालय तो बहुत दुर्लभ थे। लोग जंगलों में, खेतों में ही डील डोल, है ना, डोल डाल होने जाते थे। तो अब इसने देखा क्या कि जैसे खेत से अपने घर की तरफ बढ़ रहा है तो उसने देखा इसके सामने शैतान खड़ा है, ठीक है, ऐसे कपड़ा पहन रखा है और ऐसे फैला हुआ है, और कभी ऊपर उठे, कभी नीचे जाए, कभी ऐसे करे, है ना, थोड़ा सा इधर उधर सेट होने की कोशिश कर रहा है। और इसने आवाज लगाई तो थोड़ी सी इसको आवाज भी विचित्र आई। इसने लट उठाया, कुछ भी उठाया और धड़ाधड़ 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 मारना शुरू कर दिया कि ये तो शैतान है। और इतना मारा कि शैतान वहीं पर वो ढेर हो गया। अब उसने तो बड़ा हुआ भाई, किला जीत लिया, गांव में तो बड़ी प्रशंसा हमारी होगी, बड़ा यश हमारा बढ़ेगा। तो जब धीरे धीरे 3:30 4 बजे इसने यह कार्य किया, और कार्य करने के बाद जब सुबह देखा तो चाची ढेर पड़ी है अपनी चाची को, वो चाची बेचारी आई होगी शौचालय, शौच करने आई होगी, डील डोल होने आई होगी, डोल डाल जाने आई होगी। अब उसने धोती वोती पहन रखी होगी बेचारे ने, पहले धोती वोती भी ऐसी, वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रही होगी ऐसे ऐसे, थोड़ी बहुत आवाज निकल गई होगी, इसने सोचा शैतान है। तो इसको तथ्य की भूल हुई, यानी थी वह व्यक्ति, थी वह महिला, पर इसको वो शैतान लगी और इसने अपनी चाची ढेर कर दी। तो यहां पर ये जो बूंदा कोई व्यक्ति है, इसके द्वारा जो यह अपराध हुआ, यह तथ्य की भूल से हुआ। तो इसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन, ये तो शैतान को मारना चाहता था, और शैतान तो कोई एंटिटी वैसे लाइफ में होती नहीं है। तो इसने अपनी चाची को ढेर कर दिया, और चाची जब इसकी ढेर हो गई तो अभी फिर मामला चला, तो फिर मामले में निष्कर्ष निकला कि ये क्या है, ये तो सामान्य व्यक्ति द्वारा किया गया तथ्य की भूल का एक कृत्य है। तो ये इसकी कोई इंटेंशन थोड़ी थी चाची को मारना, ये तो उसको मारना चाहता था। हाँ, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करो कि इस केस में एक्चुअली में क्या था। हाँ, इस केस में एक्चुअली में क्या था, तो आप इसमें लिखेंगे कि खेत में एक आकृति देखकर, खेत में एक आकृति देखकर, खेत में एक आकृति देखकर शैतान समझा, शैतान समझा और कुल्हाड़ी चलाकर उसको मार डाला। और कुल्हाड़ी चला दी, बस ले भाई आज ही तरह शैतान निकाल दो, है ना, सीधे क्या हो गया, कुल्हाड़ी चलाकर मार डाला, कुल्हाड़ी चलाकर मार डाला। दिन हुआ तो चाची निकली, ठीक है। बाद में पता चला शैतान नहीं चाची थी, शैतान नहीं चाची थी। तो क्या इस मामले में क्या होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए? तो नहीं, यहां पर तथ्य की भूल हुई है। उसने चाची को नहीं मारा, उसने क्या हुआ, चाची को नहीं मारा, उसने तो शैतान को मारा। उसने क्या किया, उसने शैतान को मारा, यानी कि यहां पर चाची को शैतान समझ लिया, तो तथ्य की भूल हुई, इसलिए यहां पर क्या होगा, बचाव मिलेगा। क्या मिलेगा, बचाव मिलेगा यहां पर, क्योंकि चैप्टर ही क्या है, क्षम्य अपराध, क्षमा योग्य अपराध। इस चीज को आपको समझना चाहिए, ठीक है। चाची लुढ़का दी, तो कोई अपनी चाची को लुढ़काने के लिए ऐसा ना करे बोले शैतान था जी, मैंने शैतान मार दी, भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ 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 हाँ, मुंह नुचवाते थे, हाँ सुना है मैंने वो। हाँ, तो बात समझ में आई आपको? तो यहां तक हम लोगों ने समझा, और हमारा समय भी पूरा हो रहा है, तो अब हम इसको सोमवार में करेंगे। अच्छा, जो 7 बजे मैं BNSS की क्लास आज कंप्लीट करवाने वाला था, या करवाने का मन अभी भी है, तो मेरे पैर में थोड़ी समस्या बन रही है, और थोड़ा सा अभी स्थिति अजीब है। हाँ हाँ हाँ, चाची कह लो, भाभी थी, एक ही बात है। मूल बात तो तथ्य की भूल है। सर आपके मैराथन क्लास में मजा है, हाँ मेरी तो 12 घंटे की मैराथन होती है तो पता नहीं लगता, मेरे को तो पता लगता है 10 घंटे के बाद। मैंने एक मैराथन करी है, 10 घंटे के बाद पता लगने लगता है। हाँ, 10 घंटे से 2 घंटे,
फिर वहाँ पर चीज़ें अजीब हो जाती हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर परसों, और नहीं, कल फिर उस क्लास को हम लोग करेंगे जो BNSS वाली है, और विनायक 2.0 का सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा। दैट्स ऑल। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय।